अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आदाब। मेरी क्लास में फिर एक बार आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक बहुत ही तारीखी मज़मून का बहुत ही खूबसूरत तारीखी मज़मून का मुताला कर रहे हैं बउनवान सिल्क रूट, जो अब्दुल गनी शेख लद्दाइकी ने लिखा है। इसमें हमने आधा पढ़ा है और हमने पढ़ा कि ये सिल्क रूट ये कितना लंबा था और इस सिल्क रूट पे कितने ममालिक आते थे और इस सिल्क रूट की अहमियत और अफादियत जो थी वो क्यों कर थी, ये हमने पढ़ा है। और आज भी हम इसी मजमून से और थोड़ा पढ़ेंगे। कहते हैं कि चैन से रेशम कागज़ छपाई का सामान, बिलरवी बर्तन और बारूद बरामद होते थे। मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें तिजारत के लिए इसी रोड से आती थी और चैन से जो चीज़ें आती थी उनमें क्या था, उनमें रेशम था, कागज़ था, छपाई का सामान था और बिलरवी बर्तन जो चमकीले बर्तन होते हैं और बारूद भी शामिल था। वस्ती एशिया से घोड़े, अतरियात, नील के बने रंग, नाशपाती और अखरोट वगैरह बरामद किए जाते थे, जिसको सेंट्रल एशिया कहते हैं। वहाँ से ये चीज़ें बरामद की जाती थी। और हिंदुस्तान की बरामदात में क्या शामिल था? कपास शामिल था, काली मिर्च और संदल की मुअत्तर लकड़ी शामिल थी, खुशबूदार लकड़ी। मगरिब से शीशे और शीशे के आराइशी सामान मशरकी ममालिक में बरामद किए जाते थे। मगरिब से अंगूर की बेलें भी आई और मगरिब से क्या आई? अंगूर की बेलें। बेल किसको कहते हैं? बेल कहते हैं जो ज़मीन से जो पत्ते चिपक जाते हैं, इसी को बेल कहते हैं। और मशरक ने शराब कशीद करना सीखा, क्योंकि अंगूरों से ही शराब निकाली जाती है और इसका तरीका मशरक वालों ने बहुत ही खूब ढूंढ निकाला। तिजारत के फ़रोग के साथ इन खित्तों की मसनूआत की दरामदात और बरामदात में इजाफा होता गया। तिजारत के साथ साथ जो तिजारत बढ़ती गई और इन खित्तों की मसनूआत की दरामदात और बरामदात में इजाफा होता गया रोज़ अफजों। और तिजारत के लिए माल पर मासूलात लिए जाते थे और तिजारत के लिए माल पर क्या लिया जाता था? टैक्स। लेकिन सिल्क रूट सिर्फ तिजारत का नाम नहीं है। कहते हैं कि जो सिल्क रूट था ये सिर्फ तिजारत का नाम नहीं है। सिल्क रूट पर लोग सिर्फ तिजारत नहीं करते थे, बल्कि ये मादी तरक्की का नाम नहीं है, बल्कि क्या था? ये एक तहजीब, तमद्दुन और सकाफत का नाम है। सिल्क रूट और इसकी शाखों के रास्तों से दुनिया के बड़े मज़ाहिब इस खिते में पहुँचे। जो दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब थे वो इसी रोड से दुनिया के बाकी ममालिक में पहुँचे। सिल्क रूट ने एक दूसरे को अपनी तहजीब, कल्चर, इल्म इरफान और फ़नूनी लतीफ़ा से रोशनास किया। जो कि ज़ाहिर सी बात है, जब किसी एक मुल्क का कोई बंदा किसी दूसरे मुल्क में जाता था तो वहाँ सिर्फ वो तिजारत की गर्ज से नहीं जाता था, अपनी ज़बान लेकर जाता था, अपनी शनाख्त लेकर जाता था, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन लेकर जाता था। सिल्क रूट ने एक दूसरे को अपनी तहजीब, कल्चर, इल्म इरफान और फ़नूनी लतीफ़ा से रोशनास किया। जो चीज़ें मशहूर किसी मुल्क की होती है वही चीज़ें लेकर वो दूसरे मुल्क में पहुँच गया, जिनकी वजह से मशरिक़ और मगरिब पर दूररस असरात पड़े और इसके बहुत ही गहरे और मुस्बत असरात किस पर पड़े? मशरिक़ और मगरिब पर। यही खुसूसियात सिल्क रूट की तारीख़ी अहमियत को बढ़ाती हैं और आलिमों और मुहक्किकों को दावती फ़िक्र देती है। इस शाहराने हिंदुस्तान से बुद्ध मत, हिंदुस्तान से कौन सा मज़हब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ? बुद्ध मत। मशरिक़ी रोम से नस्तोरी ईसाइत, ईरान से मान के इज़्म और पारसी मज़हब और अरब से इस्लाम लाया। सिल्क रूट चीनी तुर्किस्तान के रेगिस्तान तकला मकान से गुजरती थी। जो सिल्क रूट थी वो कहाँ से गुजरती थी? सिल्क रूट चीनी तुर्किस्तान के रेगिस्तान, जो चीनी तुर्किस्तान का रेगिस्तान है, वहाँ जो तकला मकान है वहाँ से गुजरती थी। तकला मकान का मतलब ओ ग्योर, तुर्कों की ज़बान में अंदर जाओगे तो वापस नहीं आओगे, जिनको हम भूल भुलैया कहते हैं। भूल भुलैया कहते हैं कि जहाँ एक बार हम घुस गए तो वापस निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कई दफ़ा यहाँ कारवां रास्ते से भटक जाता। एक दफ़ा यहाँ जो कारवां था वो रास्ते से भटक जाता था और रेत के टेलों की भूल भुलैयों में गायब हो जाता था। फिर उनकी सिर्फ हड्डियाँ ही मिलती। तेज़ तकला मकान का रकबा 3,50,000 मुरबा किलोमीटर है। जो तकला मकान है इसका जो रकबा है वो कितना बड़ा है? 3,50,000 मुरबा किलोमीटर स्क्वायर में। यहाँ रंग बिरंगे पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं? रंग बिरंगे पत्थर। तेज़ आंधियाँ चलती हैं और रेत के भिगोले उठते हैं।
चीन ने तकला मकान के लूब नूर के मुकाम पर अपनी न्यूक्लियाई तजुर्बे भी किए हैं। एक मगरबी मुशाहिद ने लिखा है कि खतन और चीन जियांग की राजधानी उरुमची के दरमियान हवाई उड़ान के दौरान तकला मकान का मंजर बहुत बड़ा खूबसूरत और दिलकश दिखाई देता है। सिल्क रूट पर तिजारत के उरूज के दौरान रेगिस्तान में बड़ी बड़ी बस्तियां थी। जब तिजारत उरूज पर थी, तरक्की पर थी, तो वहाँ पे रेगिस्तान में बड़ी बड़ी बस्तियां आबाद थी। एक मुहक्किक ने लिखा है कि उन बस्तियों की तादाद 250 से 300 के दरमियान थी। जो वो बस्तियां थी कितनी थी? 250 से 300। सेंट्रल एशिया में बौद्ध मजहब के दौर में इन बस्तियों से नाकूस, शंख, ढोल, झांझ और मुरही की आवाज़ें गूंजती थी। और जब इस्लाम आया तो मस्जिद के मीनारों से अजान की सदाएं बुलंद होने लगी। मुख्तलिफ मज़हब के लोग अपने अपने मज़हब का जब प्रचार करते हैं और जो उनकी जो सायरन होती हैं, जो आवाज़ लोगों को बुलाने के लिए जो वो आवाज़ देते हैं, उन आवाज़ों में एक आवाज़ अजान भी थी। जगराफियाई महरिकात और आब व हवा के तगैर तबदुल की वजह से यहाँ बस्तियाँ और इंसानों की आबादी ख़त्म हुई। चूँकि ये रेगिस्तान था, यहाँ पे ज़िंदगी जीने के बहुत ही कम आसार थे, बहुत ही कम चांसेस थे, इसलिए धीरे धीरे ये बस्तियाँ ख़त्म होती गईं। दरियाओं का रुख बदल गया और उनमें पानी घट गया, चश्मे सूख गए, रेत के भगोले उठने लगे, नखलिस्तान रेगिस्तान में जज़ब होने लगे। जो नखलिस्तान असल में कहते हैं खजूरों के दरख्तों को। और बस्तियाँ ज़ेर ज़मीन दब गईं। जो बस्तियाँ थी वो ज़ेर ज़मीन के अंदर दब गईं। मगरबी सियाह मार्को पोलो ने अपने सफ़रनामा में रेगिस्तानी हिस्से को सिल्क रूट पर अपने मसाइब का जिक्र करते हुए लिखा है। जो मशहूर मगरबी जो ताजर था जिसका नाम था मार्को पोलो, अगर आपने कोई स्वेटर लाया होगा तो उसके पीछे टैग लगा होता है तो उस पर मार्को पोलो का नाम भी लिखा होता है किसी स्वेटर पर, इसी कंपनी के। उसने अपने सफ़रनामे में इस रास्ते के रंजो गम का जिक्र करते हुए लिखा कि सफ़र के पहले 30 दिन मुश्किल तरीन थे। इस दौरान एक दिन और एक रात सफ़र करने के बाद पानी मिलता था। रेगिस्तान में अजीबो गरीब आवाज़ों के आने का तज़किरा है। जो रेगिस्तान है इसमें अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें आती हैं, जैसे मौसीकी के बहुत सारे आलात बजाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर ढोलों, धमामों और हथियारों के टकराव का गुमा होता है। धमामू कहते हैं नकारा जब बजाते हैं, इनके टकराव जब ये आपस में टकराते हैं तो वही आवाज़ें बरामद होती थी। हवाएं चलने से आवाज़ें ज़्यादा आती थी। पहले इन आवाज़ों को भूत प्रीतों का काम समझा जाता था। पहले लोग कहते थे कि ये भूत प्रीत है, वही आवाज़ें निकालते हैं। इन मुकामात पर मरने वाले मुसाफिरों की बदरूहों की कारस्तानी बताई जाती थी। जो मुसाफिर मरते हैं किसी हादसे की वजह से, जो उनकी बदरूहें होती हैं वही बाद में बोलती हैं। एक जगह से मुतलिक ये रिवायत है कि वहाँ 1000 साल पहले दो बरसर पायकार फौजें रेगिस्तानी तूफान के दौरान रेत के नीचे दब गई थी। एक रिवायत में ये भी आया है कि 2 बरसरी पायकार जो आपस में जंग करती थी, 2 फौजें आपस में जंग करती थी, जो जंग करते करते लड़ते लड़ते वो इस तूफानी आफत का शिकार हो गई। सिल्क रूट एक जगह मुखनी यानी टेढ़ा सा दायरा बनाती हैं। शुमाल की जानिब ये तुर्पान कस्बे की तरफ जाती थी। ये रास्ता नखलिस्तानी कस्बों से गुजरता था और आमद रफ्त के लिए बेहतर था। ये हद से ज़्यादा आमद रफ्त के लिए बेहतर था। दूसरा रास्ता मगरबी लोलन की तरफ जाता था, जहाँ से जुनूब मगरब की तरफ खुतन समेत कई नखलिस्तान कस्बों से होता हुआ काशगर में शुमाली रास्ता मिलता है। सिल्क रूट से कई शाखें निकलती हैं। जो सिल्क रूट है वहाँ से कई एक शाखें निकलती हैं और मुख्तलिफ खितों से इनका राब्ता होता है। एक अहम शाख काशगर से होते हुए पाकिस्तान के ज़ेर नगीं शुमाली इलाका में दाखिल होती थी और शुमाली हिंदुस्तान जाती थी। दूसरी अहम शाख काशगर किराकरम लेह का तिजारती रास्ता था, जो लेह से श्रीनगर जाता है। इस रास्ते को ट्रीटी रोड भी कहा जाता है। इस रास्ते से चीनी तुर्किस्तान का शहर यारिकंद नहायत ही अहम तिजारती मरकज़ था। सिल्क रूट से एक और रास्ता पाकिस्तान के शुमाली इलाका में आता था। खुतरा इस रास्ते पर पड़ता था। इस रास्ते को जपन रोड का नाम दिया गया। सिल्क रूट के उरूज के ज़माने में
पामीर की बड़ी अहमियत थी। जो पामीर थी उसकी बड़ी अहमियत थी। 9वीं और 10वीं सदी में सियासी तब्दीलियों की वजह से सिल्क रूट की तिजारत को धक्का लगा और 9वीं और 10वीं सदी में सिल्क रूट पर तिजारत को हद से ज़्यादा धक्का लगा और तिजारती काफिलों की अस्सलाम वालेकुम सर तो ठीक सेहत ठीक कि बेमार छात अटैक आज थोड़ा सिल्क रूट 9वीं और 10वीं सदी में सिल्क रूट सियासी तब्दीलियों की वजह से सिल्क रूट की तिजारत को धक्का लगा और तिजारती काफिलों की आमदो रफ्त में बड़ी कमी आई। बाद में ये काफिले कम होते गए जिसके नतीजे में सेंट्रल एशिया और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत पामीर से शुमाली कराकरम के धरों से गुजरने वाले रास्तों पर मुंतकिल हो गई। 10वीं सदी की एक तारीखी तसनीफ हुदूदी आलम में लिखा गया है कि काशगर लेह शाहराह पर इन दिनों अच्छी तिजारत होती थी। काशगर लेह शाहराह से श्रीनगर के अलावा लेह से हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के लिए तिजारती रास्ते बने थे जिन पर तिजारती काफिलों और मुसाफिरों की आमद रफ्त थी। ये माखूज है, निकाला गया है लद्दाख तहजीब व सकाफत। अगर आप इस किताब का मुताला करना चाहते हैं तो ये किताब आप ढूंढ कर लाइए और बाद में आपको सिल्क रूट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं और इसी के साथ आज का लेसन हमने मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह कल किसी और मजमून के हवाले से बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।